हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो है हमारा अतीत जो हमारी बुक है, ठीक है, और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है आज वो आपका प्रारंभ होने वाला है। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 9 को हम लोग आपका देख रहे हैं। और एक लेक्चर इसमें हमने कर लिया था, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से लेकर 1947 के बीच के समय को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने भारत छोड़ो आंदोलन और इस चैप्टर से पहले कौन कौन से मुद्दों को पढ़ा। हमने ये देखा राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके विषय की थ्योरी को हम पूरा पढ़ चुके थे, देख चुके थे, बात भी कर लिए थे हमने। चेतना भावना किस जगह से जागी, 1870 के बाद कैसे चीजें आपके चेंज हुई। 1878 में आर्म्स एक्ट आपका पारित किया गया और भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। फिर उसके बाद आपका 1878 में क्या आया, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। स्थानीय भाषा समाचार अधिनियम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और उसमें क्या कर दिया, अगर कोई भी प्रेस ऐसा करती है कि वो आपत्तिजनक चीजों को छापती है अंग्रेज के खिलाफ, तो सरकार उसकी संपत्ति को जब्त कर लेगी। और 1883 में क्या आया था आपका हिल्बर्ट बिल। और ये क्या था कि अब यूरोपियन लोगों का आपका मुकदमा भी मतलब कौन आप सुनवाई कर सकता है उनकी, तो कोई भी आपके एशियन लोग या भारतीय लोग उनकी सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें, अब उन्हें दिक्कत हो गई। और क्योंकि ये आपका समानता की बात कर रहा था, ये कानून वापस हुआ, तो वापस हुआ भारतीयों ने इसका बहुत बड़े मार्क्स लेवल पर आपका विरोध किया। और आप देखेंगे बहुत सारे अखिल भारतीय संगठन यहाँ पर बने, जिनमें आपका आप देख सकते हैं जब कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमने इसको देखा, पढ़ा और बात करी, इन सब चीजों को हमने गौर करके देखा। देख लिया, चलिए, और आप इसको यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय कैसा हो रहा है, क्या कहानी है, क्या चेतना है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहा है। अब हम शौक से आगे बढ़ते हुए हमने कल दादा भाई नौरोजी को देख लिया, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसका पूरा प्रोसेस प्रक्रिया को हमने जानने और पढ़ने का जो है प्रयास किया। अब कह रहे कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा था। कह रहे बहुत सारी चीजें थी जो भारतीयकरण, बहुत सारे शासन व्यवस्था थी जो क्या कह रही थी, उनका भारतीयकरण हो। भारतीयकरण का मतलब है कि कानून को भारतीयों के हिसाब से बनाया जाए। भाई तभी तो भारतीयकरण होगा, जब भारतीय कानून के हिसाब से बनेंगे। क्योंकि तभी तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां गोरे अफसरों पर ही आपके क्या थी, सारी कब्जे में थी। अंग्रेज आम तौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदार भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपनी भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे। वही उनका वेतन है, वो जो रहता उसका एक बड़ा हिस्सा कहाँ भेजते थे, अपने घर भेजते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपदा भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। अगर यहाँ मोटी सैलरी है और वो सैलरी यहीं रुक जाएगी तो फिर जाएगी कैसे बाहर। भारतीय की मांग थी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, कि भैया जो कार्यपालिका है उससे क्या हो जाए, आपकी न्यायपालिका को सेपरेशन कर दिया जाए। अब तो फिलहाल अलग है ना, ठीक। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति, बोलने और स्वतंत्रता दी जाए। आप देखते हैं 1878 में जो आर्म्स एक्ट को निरस्त किया गया था, और अभिव्यक्ति यानी कि जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था कि आप किसी के खिलाफ कुछ छाप नहीं सकते, उसमें उसको स्वतंत्रता दी जाए। ये दोनों मांग वापस क्या हो रही हैं, उठने लगी है। शुरुआती सालों में कांग्रेस कई आर्थिक मुद्दों पर भी उठाया। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीब और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ने के कारण काश्तकार और जमींदार विफल हो गए हैं और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थ का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए,
सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाएं, उससे नमक कर, उससे क्या होगा, ज्यादा किए जाए अनुदान दिए जाएं, और जो आपका नमक कर है, भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के काम में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए। अब चीजें कोई एक ही चीज थोड़ी थी, बहुत सारी चीजें थी। और उन्होंने ये भी मांग करी कि भैया आप फौज पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, और जहां आपको पैसा खर्च करना चाहिए, जहां से आपको कर मिलता है, वहां आप कुछ नहीं कर रहे हो। यानी कि सिंचाई की उन्होंने अनुदान की बात की कि सिंचाई थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। ठीक, कि लिखते पढ़ते संपन्न वर्ग के संस्थान थे, कांग्रेस केवल पेशावर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हद में ही बोल रही थी। वो किसके हक में बोल रही है? जो आपके पेशावर समूह, जो लोग काम करते हैं, उनके समूह में बात कर रही है, या जो जमींदार हैं या उद्योगपति है, उनके मुद्दे की ही बात करती है कभी, और किसी मुद्दे की, जो आपके किसान हैं उनकी बात नहीं करती। ठीक है, हो गया? चलिए देख लीजिए कैसे कहानी घटी। ठीक, हो गया? चलिए, देख लिया आपने? एक बार थोड़ा सा आप भी पीछे देखिए, क्या शासन की मांग थी, किस प्रकार हो रहा था। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं, थोड़ा इससे आगे चल रहे हैं। अब देखिए, बात करी मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चक्र से अवगत कराना चाहते हैं। जो मध्य मार्गी नेता वो क्या कह रहे थे कि भैया जो ब्रिटिश लोग हैं, उनका शासन है, उनका शासन कैसे अन्यायपूर्ण है, और यही चरित्र मतलब व्यवहार किस तरह से दिखा रही है, यही लोगों को वो अवगत, अवगत का मतलब होता है उनके बारे में बताना, उनका व्यवहार, उनकी पॉलिसी, उनको जो समझाना कि वो काम कैसा कर रहे हैं। उन्हें अखबार निकाले, लेख लिखे, और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश की को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहे हैं, और अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जमानत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यवर्गीय को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेते हैं। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारत की भावनाओं से अवगत करा जाना चाहिए, कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो भारतीयों की भावना है उनसे अवगत, भारत किस तरह की फीलिंग रखते हैं भारतीय, क्या उनके मन में है, ये उनको पता होना चाहिए, ये उनको अवगत कराना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात करी। ठीक, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। जो हम स्वतंत्रता है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब हम पैदा होते हैं तभी से हम लेके पैदा होते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े लगे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ने अमूलवादी परिवर्तन का उद्देश्य दिया और पतियों के अनुसार काम करने लगे। उन्हें निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की। देखिए, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को इतिहास में गर्म दल का नेता माना जाता है। ये अपनी बातों को उग्रता से रखते थे। एक लोहे शब्द आया नरमपंथी। नरमपंथी वो लोग थे जैसे फिरोज शाह मेहता और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी बातों को, जिसमें गांधी जी भी आते थे, ठीक है, और अभी हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में बात की थी, दादा भाई नौरोजी। ऐसे कुछ नेता थे, शुरुआती नेता, जिन्होंने क्या किया था, अपनी बातों को ये क्या करते थे,
निवेदन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे। तो इन्होंने, उग्रवादियों ने या जो उग्रवादी क्रांतिवादियों ने, जो आपके बेसिकली गर्म दल के जो नेता थे, गर्म दल वालों ने इन निवेदक की आलोचना की नरमपंथियों की, कि आप जिस प्रकार से अपनी बातों को विनय पत्र के माध्यम से रखते हो, ये गलत है। इन्होंने आत्मनिर्भरता, रचनात्मक कार्यों पर महत्व दिया कि हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जैसे इन्होंने आंदोलन बनाए, धरने दिए, ये सब पार्ट थे इन्हीं का। उनका कहना था कि लोग सरकारों को नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर भरोसा करना चाहिए, कि आप ब्रिटिश सरकार की नेक नीयत पर भरोसा मत करो। आप किस पर काम करो? आप अपनी ताकत के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर काम करो। लोगों को स्वराज के लिए खड़ा होना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? तो ये कहा आपका बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये नारा, ये वक्तव्य, ये किसने दिया? ये बाल गंगाधर तिलक उस समय महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े अमूल परिवर्तनवादी के रूप में उभरे। और वहीं अगर आप देखोगे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में उभर रहे हैं, लाल लाजपत राय जो हैं आप देखेंगे पंजाब वाले क्षेत्र में उभरे, बिपिन चंद्र पाल यूपी बिहार का क्षेत्र है उसमें बड़े अमूलवादी नेता के रूप में हमारे सामने आए। ये वो दौर था जब परिवर्तन की लहर चल रही थी। अब समय है 1905। 1905 में वायसराय कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग उसी के बंगाल के थे। जो आपका बिहार है, उड़ीसा है, उसका बहुत सारा हिस्सा है, कुछ हिस्सा उसी में लगता था बंगाल में। इसलिए बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी और ब्रिटिश लोगों का बहुत बड़ा शासन क्षेत्र भी था। ठीक है। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था? उन्होंने कहा कि भैया, अंग्रेज बोल रहे थे कि हमको प्रशासनिक सुविधा के लिए हमको बांटना पड़ा। इस सुविधा से मिलने वाली थी, जाहिर है कि तालुका अंग्रेज अफसरों और व्यापारी को फायदे से था। कह रहे कोई इन्हें कोई मतलब नहीं था प्रशासनिक सुविधा का, मेन काम था इनका प्रॉफिट से। सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसको पूर्वी बंगाल को अलग करके असम में मिला दिया। क्या कर दिया? उनको अलग क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे, अंग्रेजों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह रहा कि बंगाली राजनेता का प्रभाव अंकुश लगाया जाए। बंगाल में बहुत नेता उभर रहे हैं और उन पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो मेन क्या था? बंगाल में पनपते बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए इन्होंने क्या किया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने निश्चित किया कि अगर हम बंगाल को दो भाग में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और उन्होंने वो ही काम किया, ठीक, और बंगाल का विभाजन किया। ये है बाल गंगाधर तिलक। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यवर्गीय अमूल परिवर्तनवादी, मध्यवर्गीय जो लोग अंग्रेजों की नीति को समझा रहे थे, अमूल परिवर्तनवादी, वही बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इसमें कौन थे? अभी हम पढ़ रहे थे, इनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों ने क्या किया? आपका ये थी अमूलवादी ने। इन सभी कांग्रेस के धड़ों ने विरोध किया और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए और इससे संघर्ष उपजा और स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। इसी समय एक आंदोलन शुरू होता है 1905 में, स्वदेशी आंदोलन।
आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी गूंज सुनाई दे रही थी। आप देखते हैं जो चरखा काटने वाली कहानी है ना, जो भी बनेगा अपने हाथ से बनेगा, खादी पहनने का दौर है, ये वो यहाँ से शुरू है। ये दौर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में इकट्ठे। क्लियर है? ये कब था? ये स्वदेशी आंदोलन 1905 का समय है। देखिए, भारत एक नई मंजिल और नई तरफ बढ़ रहा था। ठीक, चलिए देख लिया। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम नामक आंदोलन चलाया, आंदोलन के नाम से जाना गया। जो आपका आंध्र प्रदेश का जो आपका डेल्टा रीजन है, जहां पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी से जो आपके नीचे वाला पार्ट है, गोदावरी और आपका कृष्णा वाला पार्ट है, और कावेरी नदी की जो है, वहां पर जो आंदोलन चला गया उसको कहा गया वंदे मातरम आंदोलन। और था क्या बेसिकली? ये स्वदेशी ही आंदोलन था। क्लियर है? क्या था? स्वदेशी ही आंदोलन था। तो वो भारत के महत्वपूर्ण नेता आप जिन्हें देख सकते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन से निकलने वाला मराठी अखबार केसरी, और ब्रिटिश शासन के कट्टर आलोचक बने। तो कौन सा अखबार था इनका? केसरी। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। देखिए, ये खुद लिखते थे इस अखबार को, जो लेख लिखा जाता था केसरी, ये इसके खुद एडिटर थे और उसी के बारे में आपका लिखते थे। और ये अंग्रेजों के कटु आलोचक थे, उनके विचारों की, उनकी पॉलिसियों की निंदा करते थे ताकि लोगों तक उनके विचार पहुंच सके। उन्होंने ऐसा सारा बाप का प्रयास किया। और ये स्वदेशी आंदोलन, और ये बहुत बड़े नेता जिन्हें बाप के पंजाब के बहुत बड़े सरहिंद के नाम से जाना जाता है, इनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हाँ पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी नेताओं में से थे। वह याचिका और निवेदन की राजनीति का विरोध करते, यानी कि बेसिकली वो नरमवादियों की राजनीति का विरोध करते थे। वो अमूल परिवर्तनवादी एक प्रमुख नेता थे। तो गर्म दल के नेता को नाम दिया गया अमूल परिवर्तनवादी नेता। और वह आर्य समाज में भी सक्रिय मेंबर थे। आप देखते हैं जो आर्य समाज था, ठीक, उसके भी एक्टिव मेंबर थे। पंजाब में इन्होंने इसकी शाखा को एस्टेब्लिश किया था। तो पीछे एक बार जो हमने आपका देखा है, आप इसको देख लीजिए। कोई डाउट है, कोई पूछ लीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है हमने इतना देख लिया, और आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट में हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।